हेलो डियर्स, माय नेम इज इंद्रजीत सिंह। वेलकम टू आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर इंद्रजीत सिंह। क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम करेंगे आज है लेक्चर 1। तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत शानदार टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एजेंडा देखिए कि इस पूरे 12th के सिलेबस का एजेंडा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बुक 1 बुक 2। बुक 1 जो है उस पूरे सिलेबस का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। वो सारे के सारे टॉपिक्स जो बुक 1 में पढ़ने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम के कैनवास के नीचे आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन उसके नीचे लिखी हुई है, आप देखें आईडी के पास। द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दो तीन शब्द हैं, सोचने वाले हैं। इंटरैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं कि इंटरैक्शन का क्या मतलब है। फिजिक्स में जब भी कोई शब्द इस्तेमाल हो इंटरैक्शन, तो इंटरैक्शन शब्द का मतलब फिजिक्स में निकालना चाहिए कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे पर किसी तरह की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, whether it is nuclear force or electromagnetic force or gravitational force or something, लेकिन किसी भी तरह से एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करने को हम इंटरैक्शन बोलते हैं। तो इंटरैक्शन का मतलब है पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाकर एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं इंटरैक्शन। तो उस इंटरैक्शन को जो कि पार्टिकल एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से जो फोर्स लगा रहे हैं, उसकी स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। नाम में भी दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रो से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल सकते हैं और मैग्नेटिज्म से क्लियर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली एक दूसरे पर फोर्स की स्टडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और ये पूरा पोर्शन शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, बाद में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे और लगभग 3-4 महीने की स्टडी हमारी रहेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत है, आज पहला जो चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम काम स्टार्ट करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से काम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जनरेशन कौन करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स कौन जनरेट करता है। तो ये जनरेट करने का काम चार्ज करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन चार्ज की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन चार्ज की वजह से। तो देख लेते हैं चार्ज कैसे कैसे इन चीजों को जनरेट करता है। तो स्टेट्स ऑफ चार्ज, मोशन या रेस्ट का स्टेट देख लेते हैं। चार्ज किस तरह के स्टेट में होगा, रेस्ट में या मोशन में, इस बात से डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाली है या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स, ये दोनों चीजें स्टेट ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से डिसाइड होती है। ये स्टेट्स ही डिसाइड करते हैं कि किस तरह की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होगी। देखिए जब चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पर होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और जो चैप्टर हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा तो हम कहेंगे कि जब भी कभी चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से मूव करने लगा, यानी ड्रिफ्ट होने लगा, यानी चार्ज फ्लो करने लगा, तो जनरेट होगा इलेक्ट्रिक करंट। 10th क्लास में एक बात सीखी थी कि जहां कहीं भी आएगा कोई इलेक्ट्रिक करंट, उसके साथ एसोसिएटेड होगी उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के मूव करने से हम पढ़ने लग जाएंगे। दूसरा देखिए डीसेलेरेशन या एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। चार्ज या तो डीसेलरेट हो सकता है या तो एक्सेलरेट हो सकता है। एक डीसेलरेशन के बारे में सोचें। डीसेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का डिक्रीज हो जाना और एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का इंक्रीज हो जाना। चार्ज पार्टिकल या तो रेस्ट पर होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, या तो डीसेलरेट या एक्सेलरेट करेगा। डीसेलरेशन या एक्सेलरेशन करने पर चार्ज पार्टिकल रेडिएशंस निकालते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। केमिस्ट्री में हमने 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम रेडिएशन पढ़े थे, जिसमें एक्स-रेज पढ़ी थी, गामा रेज पढ़ी थी, यूवी पढ़ी थी। विजिबल लाइट जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, या फिर इंफ्रारेड है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव एक्सेट्रा, वो सब डीसेलरेशन या एक्सेलरेशन ऑफ चार्जेस से ही डेवलप होती हैं। तो आप देखें कि जिस भी तरह की हमारी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनका जनरेशन ये चार्ज ही कर रहा है, और चार्ज के डिफरेंट स्टेट्स, रेस्ट का स्टेट, यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट या एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन का स्टेट डिसाइड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक में से कौन सी फील्ड जनरेट होने वाली है। कोई एक भी हो सकती है, दोनों साइमल्टेनियस भी हो सकती हैं, और इनकी वजह से ही चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। यही हमें पढ़ना है। मूव करते हैं आगे। देखिए चार्ज सारे फसाद की जड़, यानी कि हमारे फर्स्ट हाफ के कई सारे चैप्टर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक जितने चैप्टर्स हैं उनमें या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है या तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी है, इनका कॉम्बिनेशन पढ़ना है। और ये दोनों मिला जुला कर है तो चार्ज के रीजन से ही, चार्ज की वजह से ही सारी फील्ड जनरेट हो रही है, सारे इंटरेक्शन, सारी फोर्सेस, सब कुछ चार्ज की वजह से ही है। तो सारे फसाद की जड़ कौन है? चार्ज। तो चलिए चार्ज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं चार्ज की डेफिनेशन से। ये पुरानी डेफिनेशन है, डेफिनेशन 2 थोड़ी सी नई डेफिनेशन है। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। चार्ज इज द स्टेट ऑफ पार्टिकल्स। स्टेट ऑफ पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट कैसे डिफाइन किया जाता है? जैसे हम कई बार डिफाइन करते हैं कि पार्टिकल सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, तो वहां पर हम डिफाइन करते थे कि पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट कैसा है। यहां पर स्टेट ऑफ पार्टिकल से मतलब है कि पार्टिकल्स की ऐसी प्रॉपर्टी, पार्टिकल का ऐसा स्टेट, ऐसा कोई नेचर जिसकी वजह से पार्टिकल दूसरे पर फोर्स लगाने लग जाए। It is the state of particles in which particles starts producing electromagnetic fields and starts exerting electric force on each other. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? वही फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड्स की फोर्सेस होती हैं, उन्हें हम शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स बोलने लग जाते हैं। तो पार्टिकल अपने जिस स्टेट की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करता है, उस स्टेट ऑफ पार्टिकल को हम लोग कहते हैं कि चार्ज है। तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन को समय के साथ एमेंड कर दिया गया। अब इसे बहुत ज्यादा किताबें भी नहीं लिखती और बहुत ज्यादा टीचर पढ़ाते भी नहीं है। दूसरी डेफिनेशन जो काम की है वो नीचे लिखी हुई है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स दैट कॉजेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन देम। ये डेफिनेशन थोड़ी चलन में है, थोड़ी फैशनेबल भी है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, भूल जाइए इंट्रिंसिक शब्द को क्या है, बस इतना ध्यान रखिए कि चार्ज प्रॉपर्टी है, मतलब चार्ज अपने आप में कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। और स्टेट से भी दिखाई दे रहा है कि चार्ज पार्टिकल नहीं है, चार्ज बेसिकली पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। पार्टिकल की कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कौन से पार्टिकल की प्रॉपर्टी? तो देखिए आपके सामने लिखा है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल? जो सबसे फंडामेंटल, मोस्ट बेसिक हैं। तो हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि क्यों नहीं होता, तो फॉरगेट अबाउट न्यूट्रॉन्स। हमारा स्टडी न्यूट्रॉन्स के आसपास नहीं घूमने वाली। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये सबसे छोटे पार्टिकल्स हमने आज तक जो पढ़े हैं वही हैं। तो हमारे लिए फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की ही प्रॉपर्टी है। और ये क्या करती है? इस प्रॉपर्टी की वजह से उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल नेचर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की, यानी ई फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और बी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो एब्रिविएशन है वो एम फील्ड नहीं बी फील्ड लिखा जाता है, ध्यान रखिए। ई फील्ड और बी फील्ड की वजह से लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो जनरेट करती हैं। आखिरी शब्द है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो सबसे पहले आया था उसको एक्सप्लेन नहीं किया। इंट्रिंसिक वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कभी भी हम किसी पार्टिकल को दे नहीं सकते, पार्टिकल से ले नहीं सकते, पार्टिकल की उस प्रॉपर्टी को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी पार्टिकल की कि जब तक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तब तक वो प्रॉपर्टी पार्टिकल के पास है, और जैसे ही वो प्रॉपर्टी पार्टिकल से अलग होगी वो पार्टिकल खुद ही कोलैप्स कर जाएगा। जब तक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है उस प्रॉपर्टी को हम बदल नहीं सकते। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ये चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम कभी भी गलती से भी चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। और ये प्रॉपर्टी क्या करती है? उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जनरेट करती है। चार्ज की थोड़ी बहुत जानकारी ले ली, आप काम की बातें करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे डिस्कशन करते हैं कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और कैसे कैसे चार्ज बिहेव करता है, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, डेफिनेशन हो गई, काम करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहली प्रॉपर्टी देखिए टाइप्स या नेचर। ये इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि नेचर कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में कुछ भ्रांतियां इसमें आ जाती हैं, गलत थॉट्स आ जाते हैं। टाइप्स 2 तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इसमें कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा और नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा है, कोई नंबर लाइन नहीं है। आप मान के चलिए कि जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये सिर्फ और सिर्फ चार्जेस के नेचर के बारे में जानकारी दे रही है। ये 0 से बड़ा या 0 से छोटे के बारे में जानकारी नहीं दे रही। ये किसी भी कीमत पे मैग्नीट्यूड का कोई लॉजिक नहीं बता रही। प्लस का मतलब सम काइंड ऑफ चार्ज, नेगेटिव का मतलब जो पहले था उसका जस्ट ऑपोजिट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि आपके पास एक बॉय है और उसके सामने एक गर्ल। अगर मैं कहूं कि बॉय पॉजिटिव है तो इंट्यूटिवली आप बोल देंगे
कि गर्ल जो है वो नेगेटिव है, जबकि कोई भी जीरो से बड़ा जीरो से छोटा नहीं है। ये सिर्फ नेचर या टाइप बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि अगर किसी एक टाइप को पॉजिटिव बोल रहे हैं तो दूसरा टाइप नेगेटिव उसका जस्ट ऑपोजिट नेचर का है। और नेगेटिव पॉजिटिव किसी को भी बोल सकते हैं, कोई बच्चा गर्ल को पॉजिटिव बोल सकता था तो कोई बच्चा बॉय को फिर नेगेटिव बोलता। दो ऑपोजिट नेचर इससे दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल आप देखें कि दो ही नेचर दिखाए गए, तीसरा नेचर नहीं दिखाया गया। उसका रीजन क्या है? तो रीजन सिर्फ इतना सा है कि कोई तीसरे टाइप का चार्ज आज तक नहीं मिला। जब हम लोग कॉलेजेस में थे तो प्रोफेसर कहा करते थे कि जिस दिन किसी तीसरे टाइप का चार्ज दुनिया में कोई भी लैब ढूंढ लेगी उसे नोबेल प्राइज मिलेगा। तो मानते चलिएगा कि ये दो नेचर इसलिए हैं क्योंकि थर्ड नेचर आज तक मिला नहीं। एक जमाने में हिस्टोरिकली इन्हें फाइबरस चार्ज और रेजिनियस चार्ज बोला जाता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने दौर में इसे खत्म करके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये टाइप्स ऑफ चार्जेस। नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो किस तरह के लगाते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक का मतलब क्या है कि लाइक का मतलब ये होगा कि अगर एक पॉजिटिव है तो उसी की तरह का दूसरा भी पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव है तो उसी की तरह का दूसरा भी नेगेटिव हो। और जब भी कभी पॉजिटिव पॉजिटिव साथ होंगे या नेगेटिव नेगेटिव साथ होंगे तो 100% ये रिपेल करने वाले हैं। इसके अलावा अगर अनलाइक हो मतलब कोई पॉजिटिव है तो उसके सामने नेगेटिव आ जाए, इसके अलावा कोई नेगेटिव था तो उसके सामने पॉजिटिव आ जाए, डिफरेंट नेचर का ऑपोजिट नेचर का चार्ज आ जाए तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं, कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। खास बात एक और भी नीचे लिखी हुई है कि इस नेचर में इस लॉ का लाइक रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट का कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपको कोई एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे लाइक अट्रैक्ट करने लग जाए और अनलाइक रिपेल करने लग जाए। इसलिए इस लॉ को आप बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ मान के चलिए। अब हम लोग नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। सुने, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। चार्ज के साथ देखें तो चार्ज के नेचर ऑफ फोर्स एक दूसरे पर कैसी फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसके बारे में बात हो गई। अब ये चेक करें कि क्या चार्ज को मेजर किया जा सकता है। क्यों पीछे पड़े हैं चार्ज के मेजर करने के? तो उसका कारण ये है कि जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे फिजिकल क्वांटिटी तो उसकी डेफिनेशन थी हर वो प्रॉपर्टी, हर वो एट्रीब्यूट जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, तो क्या चार्ज कोई फिजिकल क्वांटिटी है? क्योंकि प्रॉपर्टी तो है। तो जवाब है हाँ, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। वी कैन मेजर द चार्ज साइंटिफिकली। किसी भी पार्टिकल पर कितना चार्ज है इसको हम साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी तो दो तरह की थी, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो चेक करते हैं किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज के पास किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज के पास मैग्नीट्यूड है और कुछ भी नहीं है। अच्छा साहब, चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली लगा देते हैं। और चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो इलेक्ट्रॉन के पास तो नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। किसी कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो, एक मेटल का स्फीयर है, हम आते हैं, ये डिजिटल बोर्ड है या जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे घरों में मिलते हैं हमें, अब उसके ऊपर कैसा चार्ज हो सकता है? तो चार्ज के तीन तरह की मैग्नीट्यूड्स हमें दिखाई दे सकते हैं। चार्ज पॉजिटिव वैल्यू पोजेस कर सकता है। चार्ज का मतलब किसी बॉडी पर कैसा चार्ज आ सकता है? एक नेगेटिव चार्ज आ सकता है और पूरी पॉसिबिलिटी है कि नॉन नेगेटिव चार्ज आ जाए, व्हिच इज नॉट इवन पॉजिटिव जीरो चार्ज आ जाए। तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हमारे पास हुआ करती हैं। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड, आइए देखते हैं प्रॉपर्टी। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं तो कोई बच्चा कहता है कि सर फिजिकल क्वांटिटी को तो मेजर कर सकते थे। हाँ, मेजर करते थे तभी तो फिजिकल क्वांटिटी होती थी। अगर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो कोई उसकी यूनिट होगी। तो हमें पता है कि एसआई यूनिट भी होती है और सीजीएस यूनिट भी होती है। तो देखते हैं एसआई यूनिट क्या है हमारे चार्ज की। एसआई यूनिट दिखाई दे रहा है कि कूलम है और इसका सिंबल लिखा हुआ है सी। किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आता गलती से स्मॉल सी टाइप दिख रहा होगा आपको, एक्चुअली कैपिटल सी लिखा हुआ है। तो जो सिंबल है वो कैपिटल सी है, विशेष ध्यान रखें। कभी भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट रखते हैं तो उसका सिंबल कैपिटल होता है। कूलम अर्ली 19th सेंचुरी में, अर्ली 1800s में उन्होंने चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्सेस के बिहेवियर, उसके नेचर, उसके रेट ऑफ फॉल के बारे में ठीक ठाक जानकारियां निकाली और वो लॉज हम आज तक पढ़ रहे हैं। और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केसेस के अंदर कूलम साहब का लॉ अभी भी बहुत अच्छी तरह शानदार तरीके से काम करता है। जब तक रिलेटिविस्टिक स्पीड्स ना आए तो उसका सम्मान रखते हुए बाद में साइंटिस्ट लोगों ने
चार्ज की यूनिट कूलम दे दी, और ये एसआई यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, सीजीएस यूनिट पे चर्चा करें। अरे ये क्या दो सीजीएस यूनिट दिखाई दे रही? जवाब है हाँ, दो सीजीएस यूनिट हैं। एक है स्टैट कूलम जिसे शॉर्ट में लिखा है ईएसयू, और एक है एप कूलम जिसे शॉर्ट में लिखा है ईएमयू। ईएसयू क्या है, गौर से सुने। ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है कि जब भी चार्ज रेस्ट पर होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, उस वक्त जब चार्ज की सीजीएस यूनिट हमें लिखनी होगी तो हम ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी स्टैट कूलम ले रहे होंगे। कूलम के साथ इसका क्या रिश्ता है कि अगर सीजीएस यूनिट पता हो, एसआई यूनिट पता हो, तो कन्वर्जन फैक्टर हमें जरूर याद होना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट कन्वर्जन फैक्टर। हमें पता है जो 1 कूलम है बेटा, वो 3 into 10 raised to 9 अप्रोक्सीमेटेड है, 3 into 10 raised to 9 स्टैट कूलम हुआ करता है। अच्छा, एप कूलम की चर्चा कर लें। ईएमयू जो लिखा है इसकी जगह पे आ गया है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों लिख दिया सर? कुछ खास नहीं, जब चार्ज रेस्ट पर ना रहे, दौड़ने लग जाए, दौड़ेगा तो करंट आएगा, जब चार्ज दौड़ेगा तो करंट आएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और ऐसे केसेस में जब चार्ज रेस्ट पे नहीं होकर के मोशन में होता है तो कहते हैं कि चार्ज की अगर सीजीएस यूनिट लिखनी है तो हमें एप कूलम लिखनी है, जिसको शॉर्ट में ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट लिख रहे हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का रिलेशन, तो समझे। 1 कूलम 1/10 एप कूलम के बराबर हुआ करता है। ये कन्वर्जेंस है। मैक्सिमम आपको इन कन्वर्जेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन व्हाट इज ईएसयू एंड ईएमयू, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा और जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कभी किसी स्पेशल वीडियो में इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इतनी जानकारी ही अपने आप में भारी है, इसको आप लें और याद रखें। कन्वर्जन फैक्टर्स मस्ट बी वेरी मच मक्ड अप, इन्हें याद हो जाना चाहिए। लेकिन काम का पूरे यूनिट के अंदर हमारे लिए ये कैपिटल सी यानी कूलम साहब के नाम पर बनाई गई यूनिट की। अच्छा, अब चार्ज बात करते हैं कि सर चार्ज किस पे होता था, एक्सटेंडेड बॉडीज पे होता था कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे होता था? तो जवाब ये है कि जो चार्ज है वो एक्चुअली एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर होता था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता था। प्रोटॉन की मम्मी तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, वो उसको न्यूक्लियस के अंदर रखती है। इलेक्ट्रॉन हमारा आ रहा है आउटर मोस्ट शेल से कहीं भी निकल जाता है, तो चार्ज ट्रांसफर करने का काम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन करते हैं। अब किसी बॉडी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सबसे छोटा चार्ज क्या है? तो स्मॉलेस्ट चार्ज जो हम देखते हैं दुनिया में वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज प्रॉपर्टी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की है, और जिन्हें हम एलिमेंट्री सबसे छोटा मान रहे हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को हम सबसे छोटा मानेंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ही चार्ज को E स्मॉल e सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस E की जो वैल्यू है वो होती है 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs। और यहाँ पर मैं प्लस भी लगाता हूँ और माइनस भी लगाता हूँ। उसका लॉजिक ये है कि जब मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूंगा तो आई विल टेक माइनस साइन, और जब मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो आई विल टेक प्लस साइन। ओके, ये सबसे छोटा चार्ज है। चार्ज इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। रियलिटी है कि प्रोटॉन्स क्वार्क से मिलकर बनते हैं और क्वार्क के चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी कम होता है। लेकिन हमारे लिए हमने अभी तक क्वार्क की थ्योरी नहीं पढ़ रखी, इस वजह से हम अभी अपने कोर्स में कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज सबसे छोटा है, इससे छोटा चार्ज नहीं पाया जाता। वैल्यू याद होनी चाहिए, शायद आपको पहले से भी याद है, लेकिन अगर नहीं है तो आप जरूर कर लें। अगली स्लाइड देखें। चार्ज की अच्छी प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है? एडिटिव होता है। एडिटिव का क्या मतलब है? जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है देखते हैं, आइए। डेफिनेशन लिखी है नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब किसी एनक्लोजर में एक से ज्यादा चार्ज बॉडीज हो सकती हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि नेट चार्ज क्या है, इसका मतलब उस एनक्लोजर के अंदर मिलने वाला टोटल चार्ज ऑफ एन एनक्लोजर और सिस्टम is the algebraic sum of all the charges in it। उसके अंदर पाए जाने वाले सारे चार्जेस का algebraic sum उसका नेट चार्ज होता है। ये algebraic sum क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो लीजिए जानकारी क्या दिक्कत। मान लीजिए कि कोई आपके पास एनक्लोजर है जैसा ये है, इसके ऊपर +1 कूलम चार्ज है, +2 कूलम चार्ज है, -1 कूलम चार्ज है, और आपसे पूछा जा रहा है -1 कूलम अलग-अलग लिखने मिल गया था।
अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर मिलने वाला चार्ज टोटल कितना है। तो आप बहुत इंट्यूशन से बता सकते हैं कि सर +1 -1 खत्म हो जाते हैं और +2 चार्ज बचता है। तो जो टोटल चार्ज है वो +2 कूलम्स दिखाई देता है। और बहुत नॉर्मल है, छोटे बच्चों से भी पूछा जाए तो आसानी से बताएंगे, 9th क्लास में भी हमें पता ही होता है। गुड, तो क्या करें, कुछ खास नहीं। देखिए जो टोटल चार्ज बेटे हमने लिया वो टोटल चार्ज एक्चुअली +1 कूलम -1 कूलम कूलम ना लिखें और फिर +2 कूलम्स यानी कि 2 कूलम्स। और से देखिए कि आपने सारे चार्जेस को अल्टीमेटली ऐड ही किया है, कुछ और नहीं किया है। यू हैव एडेड ऑल द चार्जेस, लेकिन गौर से देखो जब चार्ज को ऐड कर रहे थे तो आपने उनके साइन के साथ उनकी वैल्यूज रखी थी। तो जब भी कभी चार्ज को ऐड करना हो तो उनके साइन के साथ चार्ज की वैल्यूज को ऐड किया जाता है। और जब भी स्केलर क्वांटिटीज यानी कोई डायरेक्शन ना हो और डायरेक्शन नहीं होगी तो वेक्टर एडिशन का लॉ काम नहीं करेगा क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन है ही नहीं। तो दो तरह से एडिशन हो सकता है, मॉड वैल्यूज का सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करिए और एक उनके साइन के साथ उन्हें ऐड करिए। जब भी कभी किसी भी क्वांटिटीज को किसी भी वैल्यूज को उनके साइन पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ ऐड किया जाता है तो हम कहते हैं कि वो अलजेब्रिक सम दिखा रहा है। अलजेब्रिक सम लिख लिया हमने, यानी कि Q टोटल किसी सिस्टम का क्या होगा। तो कोई बच्चा कहेगा सर Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 होगा एंड सो ऑन। इस तरह से ये कहानी चलती रहेगी और हम कहेंगे कि सारे चार्जेस को रखना कैसे है, साइन के साथ। थोड़ा सा एक साथ एक पेज पे हो गया तो अलग से नए पेज पर हम आ गए। आइए देखिए एडिटिविटी के बारे में बात करते हैं कि किसी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हो सकता है, इसके बारे में जानकारी लें। तो किसी बॉडी पर टोटल चार्ज हो सकता है Q1 + Q2 + Q3 प्लस सो ऑन। इस तरह से ये कहानी चलती रहेगी। कब तक चलेगी, जब तक मर्जी तब तक चलो, तब चला सकते हैं। जितने चार्ज अवेलेबल हैं सबको जोड़ते जाओ। एक चार्ज है तो एक लिखो, 2 है तो 2 को ऐड करो, 3 है तो 3 को ऐड करो, सो ऑन सो फोर्थ। जितने भी चार्जेस अवेलेबल हैं सबको ऐड कर दो तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज आ जाएगा। बहुत अच्छे सर, ये तो हमने बचपन में पढ़ा है, इसको तो सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं। कर दो यार, कौन रोक रहा है। देखोगे सिग्मा QI और I की वैल्यू आप देखोगे 1 से लेकर n तक चलती रहेगी। लेकिन आप ध्यान दें यहाँ पर जो भी चार्जेस आपने रखे इन सारे चार्जेस को आपको साइन के साथ लिखना है। सर हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़ लो यार, याद रहेगा, है ना। साइन के साथ चार्जेस को रख के ऐड कर दें और साइन के साथ जब स्केलर क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है तो हम उसे नाम देते हैं कि हम अलजेब्रिक सम निकाल रहे हैं। और ये अलजेब्रिक सम जो लिखा था मैंने डेफिनेशन में, आप देखें स्लाइड में आकर पीछे, तो ये अलजेब्रिक सम इसीलिए लिखा गया था क्योंकि हम लोग साइन के साथ चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। मतलब ऐड ही कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे थे, टोटल चार्ज निकालना था अपने को। तो जब भी कभी निकालना हो टोटल चार्ज तो हम कहेंगे Q टोटल की वैल्यू एक्चुअली Q1 + Q2 और मैं इसके आगे नहीं लिखता हूं, डॉट डॉट लगा देता हूं। जितने भी चार्जेस अवेलेबल हैं जस्ट राइट डाउन द चार्जेस, साइन के साथ उनको ऐड कर दीजिए, टोटल चार्ज आपकी झोली में। मजा आ गया यार। आइए चेंज बातें आगे करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बॉडीज, ध्यान रखें हेडिंग थोड़ी सी चेंज है इस बार। चार्ज बॉडीज बोला गया है, चार्जेस नहीं बोला गया, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात नहीं हो रही, एक्सटेंडेड बॉडीज के बारे में बात हो रही है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम में सेंटर पे न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन साहब जो हैं वो इनके चारों तरफ यूं गोल को चक्कर मार रहे होते हैं। अच्छा सर, अगर हम कहें कि टोटल चार्ज ऑफ एटम कितना है तो तुम्हारे पास तो दो चार्ज है एटम में, एक प्रोटॉन पे चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो तुम कहोगे दोनों चार्जेस को ऊपर सीधा भी जोड़ दें तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो हम कहेंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखें तो ये हमारा प्रोटॉन है और ध्यान से देखें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। आपको कैसे पता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव किया, जिसको पॉजिटिव किया उसको प्रोटॉन कहोगे, जिसको नेगेटिव किया उसको इलेक्ट्रॉन कहोगे और जोड़ोगे तो आंसर आएगा 0, 0 कुछ नहीं। इसलिए एटम न्यूट्रल होता है, यानी जितनी भी बॉडीज आपको न्यूट्रल दिखाई देती हैं उनके पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों को जोड़कर चार्ज 0 आ जाता है, इसलिए बॉडीज न्यूट्रल हो जाती हैं। अगर ये बॉडीज न्यूट्रल ना होकर हमें उन बॉडीज पर किसी प्रकार का कोई चार्ज देना हो तो किस तरह से चार्ज दिया जा सकता है? तो देखिए भाई किस तरह से चार्ज दिया जा सकता है, समझे। एक बॉडी न्यूट्रल थी,
न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुआ करता था। पर मान लो कोई बच्चा आया, उसने इस बॉडी को गलती से इलेक्ट्रॉन्स खिला दिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देने के बाद इस बॉडी के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने ही हैं, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, प्रोटॉन सेम है, तो प्रोटॉन्स रिमेन सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाय 1। इलेक्ट्रॉन्स एक बढ़ गए तो जितने प्रोटॉन पहले थे उतने इलेक्ट्रॉन पहले थे, सबका चार्ज कैंसिल हो गया, बचा कौन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज कहलाएगा -e, जिसे हम अगर नंबर्स में लिखना चाहें तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए होते, 3 आए होते, 4 आए होते, 5 आए होते, तो 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता। बहुत अच्छी बात, अच्छा पढ़ा है। और बताओ, सुनो, इसकी जगह पर कोई दूसरी बॉडी होती, जैसे सोडियम एटम होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये पहले न्यूट्रल था, यानी पहले न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो था वो प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर हुआ करता था। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस बॉडी का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्रोटॉन तो सेम रह गए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज्ड बाय 1 हो गए। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे वो सारे प्रोटॉन को कैंसिल कर देते थे, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो जितने इलेक्ट्रॉन अभी हैं वो सारे प्रोटॉन को कैंसिल कर रहे हैं, पर एक प्रोटॉन का चार्ज बचा रह जा रहा है। तो बेसिकली ये आदमी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कितना चार्ज आया इसके ऊपर, जितने इलेक्ट्रॉन निकल के गए उतना ही चार्ज आया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जितना इसके ऊपर चार्ज आया उसको कहा जाएगा कि प्लस e का चार्ज आया, यानी प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स का चार्ज आया। बहुत अच्छी बात। सर एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2 निकलता तो 2 निकलता, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 इलेक्ट्रॉन निकलते, 3 का चार्ज आता, 5 इलेक्ट्रॉन निकलते, 5 का चार्ज आता। तो बड़ी आसान सी बात है, यानी कि एक बात निकलकर यहां से जरूर आ रही है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। यानी कि जब मैं कहूंगा कि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसका मतलब होगा कि उस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, प्रोटॉन्स नहीं बढ़े हैं, ध्यान रखिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब किसी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन से खाली है, लालची आदमी लूट लाया इलेक्ट्रॉन कहीं से, तो हम कहेंगे कि जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि चार्ज के ट्रांसफर के लिए रिस्पांसिबल इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिख लेते हैं एक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल for the transfer of charge, for the transfer of charge। विशेष 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 ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन इज ओनली द पर्सन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफर द चार्ज। कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए दोबारा अपनी प्रॉपर्टीज पर आते हैं, एक बढ़िया बातें करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि काम की चीजें खत्म हो गई। जस्ट इरेज इट। आगे देखिए बच्चों, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी शायद क्वांटाइजेशन है। इससे खूबसूरत प्रॉपर्टी और इससे अच्छे सवाल आपके कहीं नहीं आते। मान के चलिए कि इस अगली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस पे एक सवाल तो आएगा ही आएगा। जैसे लिखा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बड़ा आसान खूबसूरत प्रॉपर्टी है। एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है अगली प्रॉपर्टी में, दैट इज क्वांटाइजेशन। उसमें से एक टर्म निकालिए, क्वांटा। मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, कहा जाता है कि आइंस्टीन साहब को साइंटिस्ट बनाने का काम, उनके गॉडफादर कह लीजिए, मैक्स प्लैंक थे। इन्होंने मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी और क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट इनके एक छोटे से असम्पशन से हुई और रेडिएशन की स्टडीज को करने के लिए इन्होंने काम शुरू किया। इस क्वांटा का लिटरल मीनिंग होता है पैकेट, और पैकेट का मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, चार्ज ऑन अ बॉडी कैन नॉट हैव एनी रियल वैल्यू। हर एक वैल्यू नहीं ले सकता, कुछ कुछ वैल्यूज ले सकता है पर हर पॉसिबल वैल्यू अटेन नहीं कर सकता। बट इट कैन ओनली हैव द वैल्यूज ऑफ सम कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है।
एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ इट, और उसके मल्टीपल में चार्ज जा सकता है। यानी कोई एक पर्टिकुलर पैकेट है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, उतना जाएगा, उससे डबल जाएगा, उससे ट्रिपल जाएगा, उससे 4 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 5.5 टाइम्स नहीं जाएगा, इंटीजर मल्टीपल में जाएगा। बातें करते हैं कि क्या बकवास पढ़ाई गई और कितना बताया गया। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्वांटाइजेशन। तो आइए क्वांटाइजेशन पर डिस्कशन करते हैं। हम कहते हैं कि क्वांटाइजेशन मतलब चेंज, काम की बातें स्टार्ट। क्वांटाइजेशन यूजर क्वांटाइजेशन क्या है भैया? क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन का मतलब है पैकेट में चार्ज लगाना। तो एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। मान लीजिए बॉडी जिसका नाम है ए, एक बॉडी है जिसका नाम है बी। ये दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। ए से बी ने उधार लिए 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी बच्चा तुरंत चीखेगा कि सर अगर इसने लिए 100 इलेक्ट्रॉन्स तो बी के पास आ गया है नेगेटिव चार्ज, तो हम कहेंगे 100 इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज। और ए ने दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ए से निकले हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास है 100 इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन चले गए, कोई इलेक्ट्रॉन से खाली हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसके पास नेगेटिविटी बढ़ गई, इसमें इलेक्ट्रॉन लूट लिए। इस 100 की जगह अगर इन दोनों के बीच 50 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ होता, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिए थे उसके पास आता -50 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए थे उसके पास आता +50 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। पर मान लीजिए इन दोनों के बीच में कुछ 7.5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता। 7.5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। और ऐसे में आप पाते कि इसके ऊपर -7.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आता और इसके ऊपर +7.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आता। और ये सारी कहानी देखते ही आप तुरंत चीखेंगे कि सर एक चीज तो लॉजिकल लग रही है कि 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन 7 पॉइंट इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? 7.5 इलेक्ट्रॉन्स। अरे इलेक्ट्रॉन के टुकड़े पढ़े हैं क्या अभी आपने? नहीं होते हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं होते। और हम पढ़ के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉलेस्ट है, एंड व्हेन यू डिफाइन इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के टुकड़े कहां से कर दोगे भाई? तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब जाएगा तो E चार्ज जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज जाएंगे तो 2E का चार्ज जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 3E का चार्ज जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 4E का चार्ज जाएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। जब n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो Ne का चार्ज जाएगा। वाह मजा आ गई। क्या करें? कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको किसका इधर और काम की बातें करें। यानी कि एक बात नजर आई कि सर जब भी कभी आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यही तो टोटल चार्ज होगा। n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था E, तो लॉजिकली n into E is the total charge transferred from one body to other body। अच्छा सर, इस पे भी आगे प्लस माइनस लगा दे। अगर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो आया है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आए हैं तो आया है नेगेटिव चार्ज। n क्या है? n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, जितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए। और ये n हमेशा इंटीजर रहेगा, कभी भी इंटीजर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आएगा। आधा पौना इलेक्ट्रॉन नहीं होता कि पूरे पूरे 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके टुकड़े नहीं होते। और E की वैल्यू, ये तो कॉमन सेंस है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये क्वांटाइजेशन है। पैकेट कहां था इसमें? अरे इलेक्ट्रॉन ही तो पैकेट था। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट के फॉर्म में जा रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो चार्ज का पैकेट कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस क्वांटिटी का नाम रखा गया, इस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया क्वांटाइजेशन। एक सवाल भी कर लेते हैं जो बोर्ड में स्कूलों में पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, क्या सुंदर अच्छा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitute 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है? कितने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे आ जाएं कि 1 कूलम चार्ज बन जाए? जब भी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो तुरंत दिमाग में क्वांटाइजेशन चमक जाना चाहिए। कैसे चमकेगा? आइए समझते हैं। देखिए सॉल्यूशन ये है कि Q is equal to Ne के बारे में बात करनी, इसी फॉर्मूले से काम चलेगा। टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर कराया गया, तो कोई बच्चा कहेगा सर 1 कूलम कराया गया। E की वैल्यू कितनी होती है सर? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स होती है। अच्छा, n तो निकल आया यार आसानी से। n की वैल्यू अगर आप देखें तो वो बनी Q/n,
और आप देखें तो चार्ज को दिया था 1 कूलम, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, n की जगह e लिखना था, यहाँ पे e। चार्ज था 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम सबको रटा हुआ है, ये याद भी होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट 1.6 into 10 raised to -19 कूलम्स। देखिए कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जब चाहे तब डिवाइड कर सकते हैं, अगर याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। दिस इज 6.25 into 10 raised to 18 और ये प्योर नंबर है, कोई यूनिट बची नहीं क्योंकि कूलम से कूलम होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तब जाकर 1 कूलम का चार्ज बनता है। दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर। अगर आप इसे गौर से देखें, ह्यूज नंबर कैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है। पावर आप देखिए 10 to power 18 बहुत बड़ी संख्या है, इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं। इसलिए बॉडीज पर 2 कूलम 4 कूलम का चार्ज आसानी से नहीं आता, माइक्रो कूलम से अंदर चार्ज चलते हैं। इसलिए आप बुक देखेंगे तो क्वेश्चन में माइक्रो कूलम नैनो कूलम से चार्ज दिए होते हैं। इतने बड़े चार्जेस बनाना मुश्किल काम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 1 कूलम का चार्ज अगर पता है, ये 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो तुमसे पूछेगा 2.5 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। जितने कूलम का पूछे उतने कूलम का आंसर निकालिए। यूनिटरी मेथड, 1 रुपए में 2 टॉफी, 2 रुपए में 4 टॉफी। आगे देखें, क्वांटाइजेशन हो गया और क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई। अगली स्लाइड पर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अगली बात बहुत ही शानदार और धीमे धीमे समझने वाली प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है प्रॉपर्टीज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत मुश्किल से चीज आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहेगा? बचपन से स्टोरी याद है, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा ध्यान रखें, थोड़ी सी गड़बड़ होती है इसमें। क्या गड़बड़ होती है बताते हैं, सुनिए। The net charge of the universe is conserved। इसमें net बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अंडरलाइन करिए इस बात को। The net charge of the universe is conserved। The net charge of the universe is conserved मतलब चार्ज जो है वो कंजर्व है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। लेकिन कौन सा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं, नेट चार्ज नहीं बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। One can not increase or decrease the net charge। Again underline net charge। We can increase the positive charge, we can increase the negative charge, we can decrease the positive charge, we can decrease the negative charge, लेकिन total charge कंजर्व है। ठीक है, बकवास कर बताते हैं, ध्यान रखें। पॉजिटिव, अगली स्लाइड उसी के एक्सप्लेनेशन के लिए। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना लिए तो नेट चार्ज कैसे कंजर्व रहा? नीचे पढ़िए। One can generate or destroy positive or negative charge, but equal and opposite charge is produced। मतलब बताते हैं क्या बचा नहीं। आप कभी भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, कैसे करेंगे वो धीरे धीरे बताते हैं। तो जब भी आप कभी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, साइमल्टेनियसली उतना ही नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए आपने +q क्रिएट किया तो साइमल्टेनियसली -q क्रिएट करना पड़ेगा। ये कह रहे नेचर का ऐसी सिमेट्री है कि जब भी कभी प्लस चार्ज बनेगा तो माइनस उसके साथ उतना ही बनता है। अच्छा, और जब भी कभी आप किसी प्लस चार्ज को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इक्वल नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप देखें कि इन दोनों को मिलाकर जितना चार्ज आ रहा है वो 0 है। तो जितना पॉजिटिव खत्म हुआ उतना नेगेटिव खत्म हो गया, जितना पॉजिटिव बना उतना नेगेटिव बना। तो नेट चार्ज कहां बदला? नेट नहीं बदला। पॉजिटिव कम हो गया, हां पॉजिटिव बन गया, हां। तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव कैन बी क्रिएटेड, पॉजिटिव कैन बी डिस्ट्रॉयड, नेगेटिव कैन बी क्रिएटेड, नेगेटिव कैन बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन उतना ही इक्वल डिस्ट्रॉय होगा, उतना ही इक्वल ऑपोजिट चार्ज बनेगा और नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। कैसे होता है ये सब बताते हैं, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे आगे आते हैं। Our statement confirms that the conservation of charge। देखिए अभी देखा हम लोगों ने कि पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं और बराबर बराबर बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, तो टोटल चार्ज तो कंजर्व रहता है। इसलिए नेट चार्ज जो बच्चे भूल जाते हैं, विशेष तौर पे ध्यान रखिए इस नेट चार्ज को, यही इसका कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब ऐसा वर्ड जिसको आप अगर पेपर में पूछा गया और मिस कर देते हैं तो सारी राम कहानी लिख देने से भी नंबर नहीं मिलने वाले। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ अगली स्लाइड पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत टॉपिक है। वही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो भी था कि जो बकवास बताई, पॉजिटिव बना लेते हो, नेगेटिव बना लेते हो, पॉजिटिव डिस्ट्रॉय कर लेते हो, नेगेटिव डिस्ट्रॉय कर लेते हो। कैसे कर लेते हो? करके दिखाते हैं कैसे कर लेते हैं। पहली चीज पेयर एनिहिलेशन, दूसरी चीज पेयर प्रोडक्शन, तीसरी चीज एनर्जी मास इक्विवेलेंस। एक एक करके टूटेंगे, टूट जाए पहले किस पे? पेयर एनिहिलेशन पे टूट जाते हैं। सबसे पहली चीज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ही है ये टॉपिक। देखिए पेयर एनिहिलेशन,
क्या एनिहिलेट कर जाने का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, खत्म हो जाना, एक दूसरे का विनाश कर लेना, किसी चीज का विनाश हो जाना, खत्म हो जाना। अच्छा सुने, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दुनिया में जितने पार्टिकल्स हैं उनके कोई ना कोई एंटायर पार्टिकल्स हैं। एंटायर पार्टिकल मतलब एंटी पार्टिकल। ये क्या है? पॉजिट्रॉन। ये एंटी पार्टिकल क्या होता है? आप ये मानकर चलिए कि जितने पार्टिकल्स हैं उनके एंटी पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का रिश्ता ये है कि बिल्कुल साइज सेम, चार्ज सेम, मास सेम, सब कुछ सेम। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कौन पार्टिकल कौन एंटी पार्टिकल है। बस इतना मानकर चलिए कि अगर एक पर चार्ज नेगेटिव है तो उसके एंटी पार्टिकल पर पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ पॉजिट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्शियल नहीं होते हैं, एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स। अच्छा, दुनिया में ऐसा कुछ पाया जाता है? सबका होता है, सारे पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल पाए जाते हैं। बस इतना हो कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन रेस्ट की कंडीशन में है। रेस्ट की कंडीशन का मतलब अप्रॉक्सीमेटली रेस्ट मान लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स की मान लेते हैं 0 है। और कुछ भी करके एनी हाउ हम एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन को कांटेक्ट में ले आते हैं। कांटेक्ट में लाने का मतलब इन्हें एक दूसरे से टच करा देते हैं। टच कराएगा तो टच कराने से जैसे ये एक दूसरे से टच करेंगे बस इनका जीवन खत्म। मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पार्टिकल एंटी पार्टिकल दूर दूर हैं तो इनका जीवन है चल रहे हैं। जैसे ही पार्टिकल एंटी पार्टिकल कोलैप्स करेंगे, टच करेंगे, वैसे ही कोलैप्स कर जाएंगे। एक दूसरे से टच किया, टकराना नहीं है, वेलोसिटी के साथ आने की जरूरत नहीं है, बस टच करो प्यार से और बस इस दुनिया से मुक्ति। और ये पार्टिकल खत्म, पार्टिकल खत्म, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय उससे चार्ज का क्या होगा? खत्म। मास का क्या होगा? खत्म, बिल्कुल खत्म। मास खत्म हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा। पहले कहा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक पार्टिकल है। पार्टिकल खत्म तो चार्ज आएगा। तो देखो इससे क्या बनता है? इससे दो गामा फोटॉन्स बनते हैं। गामा फोटॉन क्या होते हैं? अरे जैसे एक्स रेज होती हैं उनके फोटॉन्स होते हैं, वैसे गामा रेज होती है, गामा रेज के भी फोटॉन्स होते हैं। दो ही क्यों बन गए बताता हूं, लेकिन आप समझे कि गामा फोटॉन्स अगर फोटॉन है तो इसमें है तो एनर्जी ही, तो बेसिकली ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। गौर से देखिए कि यहां पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन में मास था, चाहे जितना कम लेकिन मास होता ही। पॉजिट्रॉन में भी इक्वल मास था और जब वो खत्म होकर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो मास हो गया खत्म और बन गई एनर्जी। तो हम कहेंगे एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। और ये सब कैसे हो रहा है? आइंस्टीन साहब ने इक्वेशन पढ़ी थी, E is equal to delta m into c square। डेल्टा m कितना है भाई? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का टोटल मास खत्म हो रहा है, वो डेल्टा m की जगह रखिए। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितनी एनर्जी बनी इतनी एनर्जी के दो गामा फोटॉन्स हमारे पास बनते हैं। गौर से देखिए हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज था, हमने उसको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन इक्वल पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो गया। टोटल चार्ज लेफ्ट साइड पे भी 0 प्लस ई माइनस ई और टोटल चार्ज राइट साइड पे भी 0। आपको दिखाई दे रहा है कि गामा फोटॉन्स पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। तो इसको बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन। पार्टिकल एंटायर पार्टिकल एक दूसरे से टच करके कोलैप्स हो जाना, उनके चार्जेस भी खत्म हो जाना, उनके मासेस भी खत्म हो जाना और मास का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। दूसरा देखें, काम की बात है पेयर प्रोडक्शन। इसी का ठीक उल्टा, अगर हम एक पार्टिकल और एक एंटायर पार्टिकल को कोलैप्स एनिहिलेट करा रहे हैं तो कॉमन सेंस है कि इनको प्रोड्यूस भी कराया जा सकता है। तो प्रोड्यूस करा लेते हैं। देखें, a single gamma photon can be converted into pair of an electron and its entire particle positron। जैसे उसको एनिहिलेट करा रहे थे वैसे ही उनको प्रोड्यूस भी कराया जा सकता है। तो कर सकते हैं, देखते हैं, काम की बातें करें तो पेयर प्रोडक्शन आएगा। पेयर प्रोडक्शन का क्या मतलब है? आपके पास एक गामा फोटॉन है, कुछ अच्छी मशीन्स होती हैं, कुछ अच्छे डिवाइसेस होते हैं, गामा फोटॉन्स एक एक करके उनके अंदर बम्बार्ड कराते हैं, दूसरे एंड से गामा फोटॉन्स निकलते हैं, कहीं स्कैटर होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे गामा फोटॉन्स हैं जो अंडर सम स्पेशल ट्रीटमेंट कन्वर्ट हो जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के पेयर में, पार्टिकल एंटी पार्टिकल के पेयर में। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, एनर्जी से मास बना। आप देखें यहां पर गामा फोटॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज। आप देखें कि आपने नेगेटिव चार्ज बनाया, पॉजिटिव चार्ज बनाया, पर राइट हैंड साइड पर अगर मैं टोटल चार्ज देखूं Q नेट तो प्लस और माइनस बराबर है, वो भी कितना है? 0। आपने कोई चार्ज डेवलप नहीं किया, पॉजिटिव बनाया इक्वल नेगेटिव बनाया। यू कैन क्रिएट नेगेटिव चार्ज, यू कैन क्रिएट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा सर, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास।
ये आइंस्टीन साहब की थ्योरी थी और बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है और किस फॉर्मूले के तहत हो रहा है? वही एनर्जी मास का इक्विवेलेंस दैट डेल्टा m into c square is equal to E। तो कुछ खास नहीं करना, आपको करना है डेल्टा m is equal to E by c square। इतनी एनर्जी आपने खर्च की, ये स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है, तो जो वैल्यू आई उतना मास आपने क्रिएट कर दिया। अब जो भी गौर से देख रहा है उसके दिमाग में दो बातें आई कि सर जब एनिहिलेशन हो रहा था तो दो गामा फोटॉन्स बन रहे थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से। लेकिन जब प्रोडक्शन हो रहा है तो एक ही गामा फोटॉन इन दोनों को बना दे रहा है, तो लॉजिकली यहां पर जो गामा फोटॉन्स है उनकी एनर्जी कम है और यहां पर जो गामा फोटॉन है उनकी एनर्जी ज्यादा है। और अगर तुम मोर टेक्निकली देखो तो यहां के गामा फोटॉन की पुराने वाले गामा फोटॉन से एनर्जी जस्ट डबल है। हम इसको कहें कि ये एनिहिलेशन का गामा है और इसको कहें कि प्रोडक्शन का गामा है, तो कॉमन सेंस है कि एनर्जी ऑफ गामा प्रोडक्शन is 2 times the energy of gamma annihilation। ये तो तुम्हें टेक्निकली दिखाई देता होगा, बिल्कुल सिंपल। ऐसा क्यों कि ऊपर दो गामा फोटॉन्स बन रहे हैं? तो गौर से देखें, यहां पर आपको मैंने शुरुआत में रेस्ट पर बोला था, आपको दिखाई दे रहा है रेस्ट पर होने का मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल भी क्या होना है? जीरो हो रहा। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th में डी ब्रोगली वेवलेंथ टाइप चीजें पढ़ के आए हैं, तो वहां पर डुअल नेचर में सीखा है कि जो भी फोटॉन्स हैं, जो भी रेडिएशन है, जो फोटॉन पार्टिकल्स हैं, उनका अपना मोमेंटम होता है। अच्छा, h by लैम्डा, हां h by लैम्डा मोमेंटम होता है ना, तो अब इसका मोमेंटम तो है और फोटॉन तो उल्टा नहीं चलता है, तो एक फोटॉन भागेगा राइट में तो दूसरा भागेगा लेफ्ट में, किसी का मोमेंटम यहां, किसी का मोमेंटम यहां, दोनों माइनस होंगे और टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो। शुरुआत में कितना? जीरो, फाइनल कितना? जीरो। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए नेचर में ऐसा होता है कि एक गामा फोटॉन आगे भागता है, एक गामा फोटॉन पीछे भागता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है तो प्रोडक्ट में भी कोई मोमेंटम नहीं आना चाहिए। दो गामा फोटॉन जो कम एनर्जी के हैं उनके बनने का कारण मोमेंटम को कंजर्व कराना है और नेचर खुद कर रहा है, हमारा इसमें कोई जोर नहीं। अच्छा सा, इसके बाद मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में हम जान चुके हैं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में अभी मैंने बता भी दिया, तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है इसको बार-बार बोलना, बस इतना समझ लीजिए कि ये लॉ स्टेट करता है, आइंस्टीन साहब का दिया हुआ है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और जो उसका फार्मूला है वो हम सब जानते हैं कि जितनी एनर्जी बनेगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना मास आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट की अगर आप वैल्यू देखें तो ये वैल्यू होती है 2.99792458 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड। ये बकवास कर दी गई है। इसी स्पीड ऑफ लाइट को अगर आप एप्रोक्सीमेशन में लिखें तो सब जानते हैं कि 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड होती है। यही पकड़ के चलना है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, इस पे कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि काफी सारा बोलती है। आगे बढ़ते हैं, काम की बातें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अगला स्लाइड देख काम है इस पे आते हैं। चार्ज कम्स अलोंग विद मास। क्या मतलब है? चार्ज मास का हाथ पकड़ के आता है, कह सकते हैं, कह दो कोई बुराई नहीं। चार्ज कम्स अलोंग विद मास मतलब आगे बढ़ो, आगे समझ आएगा। चार्ज कैन बी गिवन टू दोस पार्टिकल्स व्हिच आर हैविंग अ नॉन जीरो रेस्ट मास। उन्हीं पार्टिकल के ऊपर चार्ज हो सकता है या दिया जा सकता है जिन पार्टिकल का नॉन जीरो रेस्ट मास हो। नॉन जीरो रेस्ट मास मतलब जिन पार्टिकल के पास मास हो उन्हीं को हम चार्ज दे सकते हैं, दूसरे पार्टिकल्स को नहीं दे सकते। कौन से पार्टिकल जिन पे मास नहीं होता? सारे पार्टिकल को होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितनी एक्सीडेंट बॉडीज हैं सब पे मास होता है। किस पे मास नहीं होता? फोटॉन्स पे नहीं होता। फोटॉन्स आर पार्टिकल्स जो कि मासलेस होते हैं, मतलब इनमें रेस्ट मास जीरो होता है और फिर फोटॉन्स को चार्ज नहीं दिया जा सकता। फोटॉन्स कैन नॉट हैव चार्ज ऑन देम और फोटॉन्स पे अपना चार्ज होता भी नहीं है, दूसरा आप दे भी नहीं सकते। ऐसे पार्टिकल्स जिनमें रेस्ट मास जीरो ना हो उन्हीं को चार्ज दे सकते हैं, जिनका रेस्ट मास जीरो है सच एज फोटॉन्स, तो उनका हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, उनको चार्ज दे नहीं सकते, उनका चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात। चार्ज एंड मास आर रिलेटिविस्टिक एट रिलेटिविस्टिक स्पीड्स। तो देखो चार्ज एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उनको रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर कंपेयर करके देखा जाए। ये क्या होता है रिलेटिविस्टिक स्पीड्स? रिलेटिविटी की थ्योरी समझ सुन रखी, बड़ी फैसिनेटिंग है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
जो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की होती है। हमारी दुनिया में सारे ऑब्जेक्ट्स इससे बहुत स्लो चल रहे होते हैं, बहुत तेज नहीं चलते, लेकिन अगर सोचें कि इसके बहुत आसपास का मतलब अप्रोक्सीमेटली 10⁷ मीटर पर सेकंड के आसपास की स्पीड में अगर पार्टिकल्स आ जाएं, तो ऐसी स्पीड्स में, ऐसी हाई स्पीड्स में जब पार्टिकल होता है तो हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड्स आ गई हैं, स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेशन में स्पीड्स आ गई हैं। तो ऐसी स्पीड पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका बिहेवियर बदल जाता है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, टाइम की डेफिनेशन बदल जाती है, लेंथ की डेफिनेशन बदल जाती है, वॉल्यूम की डेफिनेशन बदल जाती है। तो मास और चार्ज के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, अगर थोड़े से जो लिखा था वो भी पढ़ लें तो काम की चीज है। लिखा हुआ है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब नहीं बदलता है हाई स्पीड्स पे, लेकिन मास वेरीज विद हाई स्पीड्स अकॉर्डिंगली। और कौन सी इक्वेशन से? लाप्लास इक्वेशन से। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है बताते हैं, मतलब चार्ज नहीं बदलता साहब, बहुत फंडामेंटल है, कभी नहीं बदलेगा, मास बदल जाएगा। कैसे बदलता है? देखिए मास कैसे बदलता है। मास के लिए एक फॉर्मूला है, m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस b² बाय c²। m0 क्या है? रेस्ट मास। ध्यान रखिएगा कि आइंस्टीन साहब के रिलेटिविटी की थ्योरी से आ रहा है, और ये फॉर्मूले जो बनाए हैं वो लाप्लास साहब ने बनाए हैं। यहां से जो v है वो क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये किसी और की स्पीड, पार्टिकल की स्पीड से दौड़ना। तो यहां से जो c है वो क्या है? हमें पता है कि c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट हुआ करता है, बहुत अच्छी बात, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये मास क्या है? ये काइनेटिक मास है, किसी स्पीड पर कितना मास होगा पार्टिकल का। काइनेटिक मास क्या सीन है? बहुत सुनिए। नॉर्मली हमारी स्पीड जब हम बहुत दूर करके 72 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे होते हैं, तो मानकर चलिए कि हम लोग 72 किलोमीटर पर आवर पे भी लगभग 80 के आसपास 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर होते हैं। तो हमारी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। नीचे 10⁸ है, और 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻16 आ जाएगा, ऊपर 400 है। अरे साहब ये तो 10⁻14 के ऑर्डर का हो गया, ये तो बहुत ही नन्हा हो गया। ये जितना नन्हा है इसकी वजह से इसे इग्नोर किया जाता है। आप देखें कि ये चीज लगभग 0 निकल कर रही है, ठीक, लेकिन 1 - 0 1 हो जाता है, 1 का रूट करेंगे 1 हो जाएगा। तो रेस्ट मास और काइनेटिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारी डेली लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं पता चलता मास बदलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए केस है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 10⁷ मीटर पर सेकंड की स्पीड्स के आसपास भी दौड़ जाते हैं कभी-कभी, और इतनी स्पीड में ये स्पीड इसके साथ सब इग्नोरेबल नहीं, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, 0 नहीं मानेंगे। ये 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, सामने वाली पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग है और सामने 1 है, माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका हमने रूट लगाया हुआ है, तो जो आंसर आएगा अगेन 0 पॉइंट समथिंग आएगा। आप जानते हैं कि क्वांटिटी 1 से छोटी है, 0 पॉइंट समथिंग है। किसी भी क्वांटिटी m0 को अगर हम 0 से छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो कॉमन सेंस से बड़ा नंबर आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप देखें 0.5 से डिवाइड करेंगे तो काटोगे तो 4 आ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ गई। नीचे अगर 1 से छोटी क्वांटिटी है, ऊपर वाले को डिवाइड करोगे क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाने का मतलब लॉजिकली हमारे पास एट वेरी हाई स्पीड्स मास जो है वो बड़ा हो जाएगा रेस्ट मास से। और रेस्ट मास क्या है? जब पार्टिकल रेस्ट पे था उस वक्त उसकी क्या स्पीड थी? वो सा रेस्ट मास था। तो मास रिलेटिव स्पीड्स में, हाई स्पीड्स में बढ़ जाता है, लेकिन चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए देखें, काम की बातें करें तो यहाँ देखेंगे हम कि चार्जेस जो हैं रिलेटिव स्पीड्स में नहीं बदलते, लेकिन मास हमारा बदल जाता है। ये याद रखना है। फॉर्मूला मैंने पीछे लिख के लगाया, उसी को लाप्लास फॉर्मूला बोला जाता है। आगे देखें अगला प्रॉपर्टी, चार्ज क्रिएट्स फोटॉन्स एंड एक्सचेंज देम। सुने, चार्ज जो है, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम की चीज पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर भी आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं। ये सारी कहानी चार्ज क्रिएट करता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सब चार्ज ही क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दूसरा फोटो, दूसरी पिक्चर, दूसरा एक्सप्लेनेशन फोटॉन्स। तो जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो रेडिएशन, वो फोटॉन्स चार्ज ही क्रिएट करते हैं। जब चार्ज को
पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी तरह का एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जाता है तो वो फोटोन डेवलप करता है, क्रिएट करता है, और वो फोटोन जीरो रेस्पॉन्स के साथ किसी ना किसी स्पीड c से दौड़ने लग जाता है स्पेस में। अच्छा, तो ये एक्सचेंज भी करते हैं? जी हाँ, एक्सचेंज करते हैं। एक पार्टिकल फोटोन एक्सचेंज करेगा, दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, चौथा पांचवे को देगा, और ये एक्सचेंज आपस में चलता रहता है। और ये फोटोन के एक्सचेंज की वजह से ये जिसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बोल रहे हैं, ये एक दूसरे पर जनरेट करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, रिपल्शन, अट्रैक्शन की हैं, ये इन फोटॉन्स के एक्सचेंज की वजह से हैं। जितनी जल्दी फोटोन का एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स लगेगा, जितना वीक, जितना धीरे-धीरे या समय के साथ ज्यादा टाइम लेके एक्सचेंज होगा उतना वीक फोर्स लगेगा। पार्टिकल थ्योरी कहते हैं इसे, पार्टिकल एक्सचेंज फिजिक्स से ही, और पार्टिकल एक्सचेंज की वजह से फोर्सेस लगती हैं, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए अगला क्या है। अगली ये लास्ट स्लाइड है अपनी, काम खत्म हो रहा है। एक छोटी सी बात रह गई थी, मैंने जानबूझ के इसको डाला है कि जब हम कह रहे थे कि सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, पर इलेक्ट्रॉन से हमने बोला था कि नन्हे मुन्ने पार्टिकल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड क्वार्क्स। तो क्वार्क हैं, इन क्वार्क पे चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी नन्हा छोटा मुन्ना चार्ज होता है। कितने तरह के होते हैं क्वार्क्स? क्या होते हैं? तो 6 तरह के क्वार्क्स हैं। एक का नाम है अप, एक का नाम है डाउन, एक का नाम है टॉप, दूसरे का नाम है बॉटम, एक का नाम है चार्ज और दूसरे का नाम है स्ट्रेंज। आप देखें अब के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब 2/3 नहीं चार्ज है, 2/3 ई चार्ज है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का भी फ्रैक्शन में चार्ज हो गया है, इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है फ्रैक्शनल चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन से भी नन्हा चार्ज हमारे अप पे होता है। और डाउन क्वार्क में तो और भी लल्लू है, शायद 1/3 ई का नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, टॉप के साथ भी यही सीन है, 2/3 ई, बॉटम के साथ 1/3 ई, चार्ज के साथ 2/3 ई, स्ट्रेंज के साथ -1/3 ई। इस तरह के चार्जेस होते हैं। क्वार्क्स आर द मटेरियल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन से भी नन्हा चार्ज होता है। अच्छा, ये क्वार्क कहां होते हैं? कहां नहीं होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पकड़ लें, तो वो इन्हीं से मिलकर बनते हैं। चौथा पॉइंट ये लिखा है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। अच्छा, कैसे? आगे हम नया पेज स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बहुत क्वार्क्स की जानकारी 2 मिनट में क्वार्क्स को समझेंगे। हम 2 क्वार्क्स की जानकारी लेंगे, एक अप और एक डाउन। 2 ही तरह के क्वार्क्स से हमें लेन देन है, बाकी डिटेल जानकारी नहीं चाहिए। अब क्वार्क ऐसा क्वार्क है जिसपे 2/3 ई का पॉजिटिव चार्ज होता है, और डाउन क्वार्क ऐसा क्वार्क है जिसपे -1/3 ई का चार्ज होता है, और ई वही है हमारा पहचाना पुराना इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा, तो किस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसे मिलकर बनते हैं? तो देखें भाई किस तरह बनते हैं, कोई खास बात नहीं है। अगर हम प्रोटॉन्स की चर्चा करें तो प्रोटॉन्स जो हैं उनमें 2 अप और 1 डाउन क्वार्क होता है, और अगर हम न्यूट्रॉन्स की चर्चा करें, न्यूट्रॉन्स में 2 डाउन और 1 अप क्वार्क होता है। चेक कर, मतलब इन 3 क्वार्क के एक साथ रहने से ये प्रोटॉन्स बनते हैं। These are the particles quarks which really respond to the strong nuclear forces. आए देखिए, अब डाउन क्वार्क है, प्लस 2/3 ई चार्ज, प्लस 2/3 ई चार्ज। दूसरे वाले अप का भी 2/3 है, तो 2/3 ई चार्ज, और डाउन का -1/3 ई चार्ज। जब आप जोड़ेंगे तो प्लस ई चार्ज निकल के आएगा, और आपको पता है कि प्रोटॉन का प्लस ई चार्ज होता है, और उसके होने का कारण ये अप डाउन क्वार्क्स हैं। न्यूट्रॉन पे आते हैं, ये न्यूट्रल क्यों होता है, इसमें चार्ज क्यों नहीं होता? डाउन है तो 1/3 ई चार्ज, डाउन है तो 1/3 ई चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव ध्यान रखें, और अप है तो 2/3 ई चार्ज पॉजिटिव, और जब आप इनको जोड़ देंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी वजह से हमारा न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल हुआ करता है। न्यूट्रल है इसी वजह से उसका नाम भी न्यूट्रॉन पड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप समझे कि प्रोटॉन के चार्ज आने का कारण ये है। और जब भी कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा चार्ज क्या है, तो 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वार्क नहीं बोलने हैं, आपको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज ही बोलना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, और हम ऐसा स्वांग रचेंगे, झूठ बोलेंगे कि हमें क्वार्क के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इट वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हाँ क्वार्क नाम की चीज होती। आज का एजेंडा हमारा खत्म होता है। एक आखिरी नोट है, इसको हम बोल रहे हैं थैंक्स फॉर वाचिंग। कहानी खत्म होती है, आज की रात कहानी खत्म, हम यहाँ पर अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आज की बातें जो हमने की इसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज थी, चार्ज के बारे में था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहला रुका हुआ चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं, कूलम्ब्स लॉ, बॉसस लॉ एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वाली बातें, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ेंगे। आरटी एकेडमी को देखने के लिए थैंक यू, और मेरा नाम है नुजीत सिंह, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आरटी एकेडमी पे फिजिक्स।
और ध्यान रखिए कि आप पूरे ईयर लॉन्ग कोर्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। मैंने अपनी पढ़ाई की है आईआईटी कानपुर से, तो फिजिक्स में आपको पूरा फिजिक्स का अच्छा जेस्ट अपने कोर्स का दिलाने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।